नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। हरिद्वार देहरादून के बीच उत्तरी हरिद्वार में लंबे समय से बन रहे फ्लाईओवर का काम जल्द पूरा होने वाला है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर तैयार हो जाने से हाईवे के ट्रैफिक के अलावा स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने NHAI के अधिकारियों के साथ इस दौरान निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने दिसंबर तक पुल को आम लोगों की आवाजाही के लिए शुरू करने का दावा किया है। निशंक ने बताया कि इस बार यात्रा सीजन में लोगों को उत्तरी हरिद्वार लगने वाले लंबे जाम से निजात मिल जाएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि विलम्ब हुआ। विलम्ब का कारण भी क्योंकि पहले 100 मीटर का था, फिर ये हुआ कि नहीं इसको तो बढ़ना चाहिए कि भीड़ को वो नहीं कर सकेगा, तो फिर 230 मीटर का हुआ 0.65। तो 2.5 किलोमीटर से भी बड़ा ये बन रहा है, ये अपने में ऐतिहासिक है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसको हम नवंबर लास्ट तक पूरा कर रहे हैं, दिसंबर में हम इसको खोलेंगे। उधर हरिद्वार जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषि रबी फसल महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान किसानों को फसलों की जानकारी देने के लिए 8 रथ रवाना किए गए। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इन रथों को रवाना किया। ये प्रचार गाड़ियां जिले के 40 न्याय पंचायतों में जाकर किसानों को योजनाओं की जानकारी देंगी। सरकार की उपलब्धियां बताते हुए निशंक ने कहा कि हरिद्वार जिले में 1,46,000 किसानों के खाते में लगातार किसान सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है, जिससे किसान सशक्त बन रहे हैं। हमें किसानों के लिए काम करके कृषि के क्षेत्र में जिले को नंबर 1 बनाना है। महोत्सव, किसानों का जो महोत्सव आज शुरू हुआ है, आज सबने अपनी अपनी स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हैं। जिले का नक्शा और चेहरा इन उत्पादों पर नजर आएगा। आज हम 8 रथों को यहाँ से शुरू करेंगे और इन रथों को सभी जगह जाएंगे। ये पूरे जिले के लगभग 46 न्याय पंचायतों से होकर के गुजरेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने विपक्ष के नेताओं को सीबीआई से परेशान कराने का आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाया। उनके अनुसार चाहे हरीश रावत को हॉस्पिटल में जाकर सीबीआई द्वारा नोटिस दिया जाना है या फिर हरक सिंह समेत तमाम कांग्रेस नेताओं को परेशान करने की नीयत से काम किया जा रहा है, जबकि यही सीबीआई एम्स में हुए भर्ती घोटाले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, न ही दोषियों को पकड़ा गया है। वहीं सीबीआई के अन्य मामलों में जिसमें बीजेपी के विधायक और नेता फंस रहे हैं, उसमें भी कुछ होगा, इसकी उम्मीद कम है। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो जो विपक्ष के नेता हैं उनको बिना सबूतों के, बिना उसके किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित किया जा रहा है। दूसरी तरफ एम्स में 3 साल से जांच बैठ रही है। केवल मशीनरी की खरीद की जांच तक ये सीमित रह गए। उसमें भी जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी जेल में नहीं है। और 3 साल में जो नियुक्तियां हैं जिसमें बड़े आरोप लगे कि नियुक्तियां भाई भतीजों की लग गई, अंदर जो ऑलरेडी थे या जिनके रिश्तेदार थे उनकी नौकरियां लगी, और वो टॉपर्स हैं जिनका रोल नंबर दिया गया, नाम नहीं छापा गया, और बाद में जब रोल नंबर चेक किए तो उनके नाम का खुलासा हुआ है। 54 साल की एक महिला की नौकरी लग जाती है, जबकि साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन सारे प्रकरण पर सीबीआई मौन साध के बैठी है। 3 साल से सीबीआई ने कुछ नहीं किया। तो हमारा ये मानना है कि एम्स में जो तमाम घोटाले गड़बड़ियां चल रही हैं, भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है। शरद शर्मा जी जो जज हैं उन्होंने तक टिप्पणी कर दी कि लॉ ऑफिसर ने अप्रोच करने की कोशिश की गलत ढंग से। इन सारे प्रकरण के बाद भी वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और खुला नंगा खेल लूट का एम्स में चल रहा है। बर्बादी करी जा रही है हमारे पैसे की। उधर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। शीशपाल बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से लचर हो चुकी है कि आए दिन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में अल्मोड़ा जनपद के राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने के कारण एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि गर्भवती को समय पर खून न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हुई। महिला को खून की कमी थी, जिससे मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक न होने के कारण प्रसूता का पति जिला अस्पताल, बेस अस्पताल सहित कई जगह पर ब्लड लेने पहुंचा, लेकिन उसे कहीं भी खून नहीं मिला, जिसकी वजह से महिला की जान चली गई।
उत्तराखंड किसान मोर्चा ने प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। वहीं किसानों ने इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का करोड़ों के भुगतान करने की मांग भी इस दौरान की। दरअसल रुड़की के प्रशासनिक बैठक में उत्तराखंड किसान मोर्चा के सैकड़ों किसान पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मासिक बैठक में प्रदेश सरकार से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की। उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन ने कहा कि चीनी मिल शुरू हो चुकी हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है। ऐसे में किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार को जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करना चाहिए। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द गन्ने का मूल्य घोषित नहीं होता है तो उत्तराखंड किसान मोर्चा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। गुलशन रोड ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण कर रही है। चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने को है, लेकिन सरकार गन्ना मूल्य आज तक घोषित नहीं कर पाई। सरकार जानबूझकर गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर रही है। किसानों ने 600 रुपए गन्ना मूल्य घोषित करने की इस दौरान मांग की। नंबर की एक महापंचायत रुड़की में की थी, फिर जो है उत्तराखंड किसान मोर्चा एक बड़ी महापंचायत करने के लिए बाध्य होगा। क्या मांग की गई सरकार से अध्यक्ष जी? 600 रुपए प्रति कुंटल की मांग वो 4 सितंबर की पंचायत में भी थी और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि भाई जो जिले में आपदा आई है, आपदा को देखते हुए जो किसान का भारी नुकसान हुआ है इस जिले में, 600 रुपए प्रति कुंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। पूरे देश में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर अगर बात करें आतिशबाजी की, तो इसके लिए प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाती है और आतिशबाजी बेचने के लिए बाकायदा जिलाधिकारी कार्यालय से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ये हाल है कि कई रिहायशी इलाकों में जहां की गलियां तंग हैं और कोई भी फायर की गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती, वहां पर बड़े बड़े दुकानों पर आतिशबाजी का सामान सजा हुआ है और धड़ल्ले से इसको बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को ये मालूम नहीं है, लेकिन इस दौरान यहां प्रशासन सब कुछ देखकर भी शायद आंख बंद करके बैठा हुआ है। तो हर साल की तरह जो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ तो दुकानें बिल्कुल नहीं लगनी है और उसके अलावा कुछ एरियाज हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पे वो आके दुकानें लगा सकते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं हमारे, जैसे रेंजर्स ग्राउंड हो गए, बाकी ग्राउंड हो गए। और इसके अलावा ये बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि जो हमारा एक्ट है, जो हमारे मानक हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई भी शिथिलता नहीं बरतेगी। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे समय से बर्निंग वार्ड की जरूरत है, जो कि अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। बर्न वार्ड के संबंध में सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा कि बर्न वार्ड स्थापित हो चुका है, जिसमें 4 बेड आईसीयू और 6 बेड सामान्य की हैं। इसमें जो मैन पावर की कमी है उन्हें चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग से आते ही बर्न वार्ड को शुरू कर दिया जाएगा। हमारी योजना बर्न वार्ड को दीपावली से पहले शुरू करने की है। देखिए, बर्न वार्ड हमने लोगों ने इस्टेब्लिश हो चुका है, जिसके अंदर 4 बेड आईसीयू और 6 बेड नॉर्मल में अभी ये स्टार्ट होगा। इसके लिए जो मैन पावर की कमी थी उसको चिन्हित कर लिया गया है, तो वो अब ट्रेनिंग के लिए उनको जाना है। उसके जस्ट आते ही ये बर्न वार्ड हम लोग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल दिवाली के पहले ही शुरू करने का अभी तक प्लान है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो दिवाली के पहले शुरू होगा। उधर हरिद्वार में विवादित धर्म संसद का आयोजन कराने वाले स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने अवैध मजारों और मदरसों के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठानी शुरू कर दी है। उनकी मौजूदगी में आज कई संतों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी से पैदल यात्रा शुरू की। पैदल यात्रा कर संतों का ये दल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उत्तराखंड को मस्जिद और मजारों से मुक्त कराने की मांग करेगा। संतों के मुताबिक पूरे उत्तराखंड में तमाम मदरसे और मस्जिद मकर जाल की तरह फैले हुए हैं। ऐसे में इनको हटाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि स्वामी नरसिम्हानंद गिरी मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ लगातार हमलावर रहते हैं। दिसंबर 2021 में हरिद्वार में आयोजित हुई विवादित धर्म संसद में यति नरसिम्हानंद ने हेट स्पीच भी दी थी। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पिछले समय कुछ कार्रवाई जो की है, लव जिहाद पे लैंड जिहाद, कुछ जो है मस्जिद मजारे जो है तोड़ी है, लेकिन ये काफी नहीं है। और भी मजार मस्जिदें हैं, ये सारे के सारे हटने चाहिए। नहीं तो एक दिन ये मुसलमान हम सभी हिंदुओं को ये टुकड़े कर कर करके खा जाएंगे, पका करके नमक मिर्च लगा करके खा जाएंगे। हमारा मानना यह है कि सारी मस्जिदें, सारे मदरसे, सारी मजारे अवैध हैं। एक भी मजार या मस्जिद या मदरसा इस देश में वैध नहीं।
इन सारी मस्जिदों को, मजारों को, मदरसों को अरब में जाकर बनना चाहिए। यहाँ इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य ये है कि देवभूमि को जिहाद और जिहादियों से मुक्त करवा दिया जाए, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ एक भी मस्जिद न रहे, एक भी मदरसा न रहे और एक भी मजार न रहे। उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन का उद्गम स्थल है और चारों धाम है। तो यहाँ जो है ये मजार, मदरसे, मस्जिद और ये जिहादी, ये राक्षसी प्रवृत्ति के मुसलमान क्यों? इसलिए इनको यहाँ से निकालें। इस प्रकार की मांग को लेकर के हम ये पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और उधर त्योहार की सीजन में पनीर और मावे की मांग बढ़ने पर मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर चल रहा है। हरिद्वार में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 कुंतल नकली पनीर पकड़ा है। लक्सर से देहरादून नकली पनीर ले जाने की सूचना पर विभागीय अधिकारियों की टीम ने ये कार्रवाई की। जगजीतपुर पुलिस चौकी के पास सुबह करीब 4 बजे पनीर ले जा रही गाड़ी को रोका गया और ड्राइवर से पूछताछ की गई तो ड्राइवर बिल नहीं दिखा सका, जिसके बाद टीम ने जांच लैब भेजने के लिए पनीर के सैंपल लिए और 4 कुंतल पनीर को गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दिया। आज हमारे डिपार्टमेंट की जो डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी देहरादून और विजिलेंस विभाग हमारा जो फूड सेफ्टी का है वो साथ में हमारे साथ थे, हमारी हरिद्वार की टीम साथ में थी। जो हमें इनपुट मिल रहा था कि बाहर से पनीर मिलावटी आ रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य से हम लोगों ने आज जगजू बैरियर पे चेकिंग की और वहाँ पे जो संतलपुर से गाड़ी आ रही थी उसको हमने पनीर की गाड़ी पकड़ी, उसका हमने सैंपल लिया। मौके पे ही जो स्वच्छकार स्थिति में नहीं था उसको। बात मसूरी की करेंगे। मसूरी के एकमात्र डिग्री कॉलेज एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत एबीवीपी, एनएसयूआई, जौनपुर ग्रुप आदि के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े के साथ नामांकन किया। सभी प्रत्याशियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया और पिक्चर पैलेस से रैली निकालकर कॉलेज के मुख्य द्वार तक पहुंचाई गई, जहां पर छात्र छात्राओं द्वारा ढोल दमाऊ की थाप पर जमकर नृत्य किया गया और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर रमेश पाल चौहान ने बताया कि नामांकन किए जा रहे हैं। 7 नवंबर को मतदान होगा और 3 बजे से मतों की गिनती होगी और इसी दिन परिणाम जारी किए जाएंगे। इस मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर अनिल चौहान ने कहा कि इस बार करीब 800 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की पूरी व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ से हमने पहले ये चुनाव की जो आचार संहिता जो लगाई है, हमारी 31 तारीख को 2 बजे से हमारी चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। आज नामांकन की तिथि घोषित है। 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये नामांकन संपन्न कराए जाएंगे। तत्पश्चात कल को यहाँ पर हम नामांकन की जितने भी नामांकित बच्चे नामांकित हुए हैं उनका हम यहाँ पर जांच प्रक्रिया चलेगी और शाम को 5 बजे फाइनल लिस्ट हम जारी कर देंगे। और उधर देहरादून में महिलाओं से आभूषण की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कोतवाली ऋषिकेश में एक महिला ने आकर तहरीर दी थी कि वो त्रिवेणी घाट किसी काम से गई थी। वहां कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनसे ठगी करते हुए उनके गले की चेन और अंगूठी उनसे ले ली। घटना के अनावरण के लिए टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का अवलोकन कर और मुखबिर तंत्र की सहायता से घटना में संलिप्त अभियुक्तों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल गिरोह के 2 सदस्यों को हरिद्वार के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि उनका गिरोह शादी और त्योहारों के सीजन के दौरान सक्रिय होता है और इस तरह की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। उनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड में ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी और अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल अपने परिवार के साथ देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की। दोनों ही धामों में केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात भी की। इस दौरान कई तीर्थ यात्रियों ने केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो भी खिंचाई। बद्री केदार मंदिर समिति के कार्य अधिकारी आरसी तिवारी ने केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल का इस दौरान स्वागत किया। बीकेटीसी
के मीडिया प्रभारी ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद मंदिर समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया गया। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल को बद्रीश पंचायत के बारे में बताया गया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि सनातन देव संस्कृति में पंचायत की व्यवस्था युगों युगों से विद्यमान है। उधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले में कृषक महोत्सव शुरू हो गया है। जिला पंचायत गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव में काश्तकारों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत गोपेश्वर में विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वहीं विभागीय अधिकारी के द्वारा जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में काश्तकारों को विभागीय योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। आपको बता दें कि 6 जागरूकता वाहनों द्वारा जिले भर के 39 न्याय पंचायत में जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि काश्तकारों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसलिए ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रथ के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। साथ ही गोष्ठियों के माध्यम से अहम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। हम जैविक खेती करते हैं और उसमें सारी जैविक दालें उत्पादन जैसे रेस की दाल, सोटे हो गए, उड़द हो गई और सोयाबीन हो गया, काले भट्ट हो गए, मंडवे का आटा है, घर के चावल है, ये हम सारी जैविक खेती करते हैं और हम अपना स्टॉल स्वयं लगाते हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। उधर उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है, क्योंकि शिक्षक और उनके परिजन मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक और उनके परिजन और रिश्तेदार लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़क पर है। वहीं सरकार पर शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि शिक्षकों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया गया है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों की मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया गया था वो आदेशों में तब्दील नहीं हुआ, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसलिए संगठन के द्वारा 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी की जाएगी और सामूहिक रूप से शिक्षक लोकसभा चुनाव में मतदान न करने को लेकर संकल्प लेंगे। वहीं शिक्षकों के मतदान बहिष्कार किए जाने के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी की सरकार में कर्मचारियों की मांगों का समाधान हुआ है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन देखे नहीं जाते हैं। जहां तक शिक्षकों की मांग की बात है तो उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि चुनाव के समय कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं और शिक्षकों को भी बीजेपी ने ठगने का कार्य किया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पे होते थे, मैं कह सकता हूं कि पिछला पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा और सर, क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो, वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है तो जितनी अपनी मांगे
रखी जाए वो रखता है कि, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्था समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।